70 वर्षीय मंदिरा जी पुणे में अपने पति और बेटे बहू के साथ रहती थी। मंदिरा जी को खाना बनाने और खिलाने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्हें खुद भी खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत थी, इसलिए जब भी खाना बनाती खाने में कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाती। बेटे बहू दोनों नौकरी करते थे, इसलिए किचन की जिम्मेदारी मंदिरा जी के ऊपर ही थी। बहू को भी उनके हाथ के बने हुए पकवान बहुत पसंद आते हैं, मगर अचानक उनके पति हृदयघात से चल बसे। पति की मौत के बाद मंदिरा जी खुद भीतर से टूट गई। अब उनसे ज्यादा काम नहीं होता था। बहू जो पहले किचन में झांकती भी नहीं थी, अब उसे किचन में सब कुछ करना पड़ रहा था। मंदिरा जी की बीमारी के कारण उनकी और घर परिवार की देखभाल के लिए बहू को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। क्या जतिन, पहले कितना अच्छा था, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, मगर अब सुबह उठने से रात के सोने तक काम खत्म ही नहीं होता। इतना काम तो मैंने कभी ऑफिस में भी नहीं किया। हाँ, घर का पूरा काम मेरी माँ संभाल लेती थी तो तुम्हें पता ही नहीं चला। अगर अब माँ की बीमारी के कारण तुम्हें उनकी और घर की दोनों की देखभाल करनी पड़ रही है। मुझे तो लगता है जब तक पापा जी थे, माँ जी पापा जी को दिखाने के लिए काम करती थी। उनके जाने के बाद उन्होंने जानबूझकर बीमारी का नाटक किया है ताकि मुझे काम करना पड़े। होश में तो हो, क्या कह रही हो? वो मेरी माँ है, मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकते तो काम कर लिया करो ना, तुम्हारी माँ की सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। नेहा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। मंदिरा जी ये सारी बातें सुनकर रोने लगी। तभी जतिन उनके कमरे में पहुंचा। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही तेरे पिताजी की याद आ गई थी। जतिन कुछ देर अपनी माँ के पास बैठकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन जब नेहा किचन में खाना बना रही थी, जतिन और मंदिरा टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। नेहा ने जतिन के लिए तो थाली अच्छे से सजाई, मगर मंदिरा जी के लिए पतली सी दाल और फुल्का दे दिया। ये क्या है नेहा? माँ की थाली में ना तो मीठा है ना ही सब्जी, सलाद रायता कुछ भी नहीं, और दाल भी कितनी पतली है। माँ जी की उम्र हो गई है, इस तरह का खाना उन्हें आसानी से नहीं पचेगा। वैसे भी उनसे काम कुछ नहीं हो पाता, एक जगह बैठी रहती है। ऐसे में हल्का खाना खाएंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? अपने बेटे की थाली में मैंगो रबड़ी देखकर मंदिरा जी का मन उसे खाने को हो रहा था, मगर बेटे बहू के बीच कोई बहस ना हो इसलिए वो चुप रही। हाँ जतिन, मैंने ही कल नेहा को कहा था मेरे लिए हल्का खाना ही बनाया कर। घुटने के दर्द की वजह से चलना फिरना, कुछ काम करना भी नहीं हो पाता। ऐसे में इतना भारी खाना खाऊंगी तो पेट में दर्द ही हो जाएगा ना। कोई बात नहीं माँ, अच्छा कम से कम ये रबड़ी तो ले लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना। कहते हुए जतिन अपनी थाली की रबड़ी अपनी माँ की थाली में रखने लगा तो नेहा गुस्से में मंदिरा की ओर देखने लगी। मंदिरा नेहा के गुस्से से डर गई। अरे नहीं नहीं, अब तो दांतों में दर्द के कारण मीठा भी नहीं खाया जाता। ये सारी चीजें ना उम्र के हिसाब से ही अच्छी लगती है, तू खा, मेरा मन नहीं है बेटा। मंदिरा जी के चुपचाप रहने के कारण नेहा उन पर बहुत जुल्म करने लगी। उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। कई बार जब मंदिरा जी को मीठा खाने का मन होता, वो किचन में जाकर थोड़ी सी शक्कर या गुड़ खा लेती। मनपसंद खाना ना मिलने के कारण मंदिरा जी धीरे धीरे और कमजोर हो रही थी। क्या बात है माँ, पापा के जाने के बाद तुम तो दिनों दिन कमजोर होती जा रही हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ माँ। अरे नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, तू और नेहा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। फिर यदि कोई परेशानी नहीं है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। किसी बीमारी के कारण तो कमजोरी नहीं आ रही। अरे मैं भली चंगी हूँ, ये सब उम्र के साथ लगा रहता है बेटा, तू बेकार में ही फिक्र कर रहा है। जतिन का मन माँ से बात करके भी नहीं माना। उसने अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए रहने बुला लिया। बेटी अपनी माँ की दशा देखकर हैरान हो गई। कुछ दिनों पहले तक जो माँ भली चंगी थी, पिताजी के जाने के बाद एकदम सुस्त हो गई। माँ की आंखों का सूनापन बेटी से छुपा ना रहा। 1-2 दिन में ही उसकी भाभी की सच्चाई उसके सामने आ गई। माँ, मैं देख रही हूँ भाभी भैया से झूठ बोलकर तुम्हें बहुत परेशान करने लगी है। तुम कहो तो मैं भैया से बात करके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ दिनों के लिए आई है, शांति से रह। नेहा मन की बुरी नहीं है, बस कुछ काम करना नहीं चाहती
और अब मेरे से काम होता नहीं तो वो अकेली परेशान हो जाती है। परेशान हो जाती है मतलब? खाना तो खुद के लिए और भैया के लिए भी बनाती है ना, फिर आपको पूरी थाली लगाकर क्यों नहीं देती? ना समय पर दूध और दवाई का ध्यान रखती हैं। 1-2 दिन तो बेटी ने खुद से अपनी माँ की थाली लगाकर उसे पेट भर खाना खिलाया, मगर 1-2 दिन बाद ही नेहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे ये करने के लिए मना कर दिया। देखो दीदी, इतनी महंगाई में ये घी चुपड़ी रोटी, इतने तेल मसाले की सब्जी हम माँ को नहीं दे पाएंगे। हमारे बजट के लिए और उनकी सेहत के लिए यही अच्छा है कि वो सादा खाना खाए। रही बात मीठे की, तो यहाँ हमें खड़े होकर दोनों टाइम रोटी बनाने में आफत आ जाती है। रोज मीठा कौन बनाएगा? माँ को यदि मीठा खाने का ज्यादा ही शौक है तो गुड़ खा लिया करें। भाभी की बात सुनकर बेटी के मन को बहुत बुरा लगा। माँ के मना करने के कारण वो भाई से कुछ भी नहीं कह सकती थी। माँ, मुझसे आपकी इस तरह की हालत नहीं देखी जाती। आप भाभी को कुछ नहीं कह सकती तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। बेटा, मेरी हालत देखकर परेशान मत हो। हमारे समाज में माँ बेटी के घर नहीं रह सकती। तू तो बस अपनी सास की अच्छे से सेवा कर, मुझे लगेगा कि मेरी परवरिश सही है। बेटी अपनी माँ की हालत देखकर परेशान हो रही थी, मगर फिर भी वो अपना मायका छोड़कर ससुराल आ गई। नेहा अभी भी कई बार मंदिरा जी को पेट भर खाना नहीं देती, उनकी दवाई, दूध, फल आदि का भी ध्यान नहीं रखती। कुछ दिनों के बाद मंदिरा जी भी स्वर्ग सिधार गई। बहन अपने भाई का दुख हल्का करने के लिए मायके आकर रहने लगी। नेहा अब सब रिश्तेदारों को दिखाने के लिए रोज़ाना माँ की पसंद का भोजन बनाती। उनकी पसंद की मिठाई, खीर, पूरी, हलवा सब कुछ उसने 12 दिनों के अंदर बनाया। दीदी बता दीजिए, कोई कमी तो नहीं है ना? हम नहीं चाहते कि माँ की आत्मा बिना संतुष्ट हुए यहाँ से जाए। हमने सुना है मरने वाले की पसंद का खाना बनाकर भोग लगाया जाए तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और वो परिवार को आशीर्वाद देती है। सभी रिश्तेदार नेहा की बहुत बड़ाई कर रहे थे कि भगवान सबको ऐसी बहू दे। भाभी जी ने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी नेहा जैसी बहू उन्हें मिली। आजकल के बच्चे तो जिंदा माँ बाप को नहीं पूछते, और ये अपनी सास के मरने के बाद भी उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रख रही है। मगर नेहा कुछ नहीं बोली, खामोश रही। 13वीं के दिन भी ब्राह्मण भोजन के समय नेहा सभी ब्राह्मण को बहुत मनोहार से खाना खिला रही थी। अरे पंडित जी, आपने तो कुछ मीठा लिया ही नहीं। हमारी सास को मीठा बहुत पसंद था, प्लीज गुलाब जामुन और थोड़ी खीर लीजिए ना। आप यहाँ खाएंगे तो स्वर्ग में हमारी सास को ये सब कुछ मिलेगा। जतिन, आप भी पंडित जी को रायता और कचौरी परोसो ना। आज माँ जी ब्राह्मण के रूप में हमारे घर भोजन करने आई हैं, इन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करो। जतिन, जो बेचारा अपनी बीवी की हरकतों से अनजान था, उसके कहने पर पंडित जी को खाना पिरस रहा था। पंडित जी दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देने लगे। दीदी, आप भी आकर आशीर्वाद ले लीजिए। बेटी ने आकर पंडित जी को प्रणाम किया और अपनी भाभी से कहा, माँ तो आपको जीते जी भी आशीर्वाद दे ही देती, उसके लिए उनके मरने का दिन ही क्यों चुना? और वैसे भाभी, आप ये जो माँ की पसंद का खाना सबको खिला रही हो ना, इससे सिर्फ इनका पेट भर रहा है, मेरी माँ के दिल का दर्द नहीं, जो उनके जीते जी आपने उन्हें भूखा तड़पा कर तिल तिल के लिए रोते हुए छोड़ कर दिया था। ये कहकर बेटी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सब लोग जो अभी तक बहू की तारीफें कर रहे थे उसे भला बुरा बोलने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जतिन अपनी बीवी का सच जानकर हैरान वहीं खड़ा रह जाता है। कीर्ति और करण की अरेंज मैरिज हुई थी, जहाँ कीर्ति थी चुलबुली और शौकीन मिजाज की लड़की, तो करण था एकदम चुप, काम से काम रखने वाला शख्स। अपने स्वभाव के अनुसार ही कीर्ति ने अपने नटखट से मन में शादी के नाम पर अनगिनत हवा महल तैयार किए हुए थे। हर साल वैकेशन, वीकेंड पर आउटिंग, बर्थडे और एनिवर्सरी पर होटल में सेलिब्रेशन वगैरह वगैरह। कीर्ति के ख्याली पुलाव की लिस्ट तो बड़ी लंबी थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी करण से हुई, उसके सारे सपने चकनाचूर होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। करण को तो प्यार दिखाना आता ही नहीं था, ना उसे बर्थडे मनाने का शौक था और ना ही घूमने फिरने का। शादी के बाद तोहफा तो दूर, उसने कभी पत्नी के लिए गजरा या लाल गुलाब तक नहीं खरीदा था। पता नहीं कैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के 8 साल हो गए,
जो इस आदमी ने कभी अपनी मर्जी से कहा हो कि चलो आज तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। जब कहीं जाना हो तो पहली 2 दिन कोप भवन में बैठो, खाना छोड़ो, उसके बाद इनके मन की हिमशिला पिघलेगी, तब जाकर तो जनाब के मुंह से बोल फूटेंगे। अच्छा बताओ क्या चाहिए। पत्नियां तो बिन बात में ही बदनाम है कि हम आदमियों के नाक में दम करके रखते हैं। अरे कोई हम पत्नियों के दिल से तो पूछे कि ये तुरुप के पत्ते हमें क्यों फेंकने पड़ते हैं। सीधे सीधे ये आदमी समझ नहीं सकते क्या। गुड्डी, आज तो मम्मी का मूड खराब है। पीस तो मम्मी मिक्सर में मसाला रही है, लेकिन मसाले से ज्यादा मम्मी के दांत पीसने की आवाज आ रही है। तो चुप रही गुड्डू, अगर मम्मी ने सुन लिया तो हम दोनों की क्लास लग जाएगी। ऐसा है कि काम तो हम रसोई में कर रहे हैं, लेकिन हमें सब पता है तुम दोनों की ही हु हमें यहाँ तक सुनाई पड़ रही है। क्यों दांत दिखा रहे हो दोनों। मम्मी, ये गुड्डी पूछ रही है कि हम घूमने कब जाएंगे। इसका कहीं बाहर जाने का मन है। कभी अपने पापा से भी पूछ लिया करो ना, दिन भर बस मम्मी मम्मी करके मेरी जान खाते रहते हो। अरे तुम्हारे पिताश्री को लगता है कि घर में बाहर घूमने का मन बस मेरा ही करता है। अच्छा मम्मी, आज पापा आएंगे तो उनसे बात करके पक्का कहीं घूमने चलेंगे। जब तक तुम्हारे पापा आएंगे 8 बज चुके होंगे, फिर तो वो बस खाना खाकर बिस्तर पर ही पसरेंगे। ऐसा करता हूँ, पापा को फ़ोन करके बात करता हूँ और जल्दी घर बुला लेता हूँ। छोटू पापा को फ़ोन लगाता है। पापा, आज कहीं बाहर घुमाने ले चलो ना, कल संडे है। आज वीकेंड एंजॉय करेंगे और कल आराम से देर तक सोएंगे। देखो बेटा, अभी ऑफिस में हूँ, घर आकर बात करते हैं। पापा, अब रात को आओगे तब तक तो पूरी छुट्टी बीत चुकी होगी। ऐसे तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो क्या करूँ, नौकरी छोड़कर रोज तुम्हारे साथ बाहर घूमने चला करूँ। पापा रोज़ की बात कौन कर रहा है, बस आज चलो ना, आज हमारी छुट्टी भी है। आज आप हाफ डे लेकर जल्दी घर आ जाओ, हम लोग बाहर चलेंगे, मॉल में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिल्म देखेंगे। बच्चों के बार बार जिद करने पर अंत में करण देखते हैं कहकर फ़ोन रख देता है। बस घूम लिया। अरे तुम्हारे पापा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनकी तो वही हालत है कि चमड़ी जाए तो जाए मगर दमड़ी ना जाए। मम्मी, दमड़ी क्या होता है? लोमड़ी की बहन को दमड़ी कहते हैं क्या? तुम ना ज्यादा पीएचडी मत किया करो मेरी बातों पर, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए। जाओ यहाँ से और अपने दादा दादी से पूछ कर आओ कि नाश्ता लगा दूँ। सबको अलग अलग समय पर नाश्ता चाहिए, कोई सुबह 7 बजे करेगा, कोई 10 बजे। अरे मैं बहू थोड़ी ना हूँ, हलवाई हूँ, हलवाई। बेचारी कीर्ति अपनी चिड़चिड़ाहट अभी बड़बड़ करके निकाल ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। हेलो, हाँ बोलो। अरे इतना रूखा सूखा सा हेलो। बिना बात मक्खनबाजी करना मुझे पसंद नहीं है। आपके माता पिता के नाश्ते का समय है, बहुत काम फैला हुआ है, जल्दी से बोलो क्या बात है। अरे मैडम, कभी तो हंस बोल लिया करो। साल की 365 दिन रसोई में पुड़िया तलकर देखो, सारी हंसी गायब हो जाएगी। हमारी कोई सोशल लाइफ है क्या? हम तो 365 दिन काम ही काम करते हैं भाई। वही बताने के लिए तो फ़ोन किया है। मैडम 2 बजे तैयार हो जाना, आज पूरा दिन बाहर बिताएंगे। क्या क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तुम सबको बता दो और अच्छे से रेडी भी हो जाओ। करण की बात सुनकर तो कीर्ति खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो बेचारी बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदती, लेकिन सब अलमारी में सड़े पड़े रहते। करण के बाहर न जाने की आदत के कारण उसके अच्छी अच्छी ड्रेस यूं ही उसका मुंह ताकते रहते और वो पुराने घिसे पिटे कपड़ों को लपेटे पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती। ला 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 ला, कौन सी ड्रेस पहनकर तैयार हो? अरे बाहर घूमने की खुशी में मैं तो भूल ही गई कि माँ और बाबूजी को भी तो बताना होगा ना कि दोपहर में बाहर चलना है। कीर्ति अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो बच्चे ना बड़ा जिद कर रहे थे कि बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, तो इनका फ़ोन आया था, बोल रहे हैं कि तैयार हो जाओ, आज दोपहर में हमसे बाहर घूमने चल रहे हैं। अरे बेटा, मेरे तो घुटनों में बड़ा दर्द है, मुझसे चला नहीं जाएगा। और तेरे पापा सुबह से ही सर दर्द चिल्ला रहे, हम दोनों नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा कर, बच्चों को भेज दे करण के साथ, हम तीनों ना अपने घर में ही पार्टी कर लेते हैं। पनीर मंगवा देती हूँ, तू बढ़िया सा पनीर ले आ और उसके साथ नान बना लियो। तू ही बता, बाहर जाकर वो सड़ा गला सा खाना देते हैं, उसमें भी कोई स्वाद होता है क्या? कीर्ति को तो जैसे काटो तो खून नहीं। मम्मी जी चलिए ना आप लोग भी,
अब ऐसे घर में बैठे रहने से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। ना 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 बेटा, हम तो नहीं जा रहे भैया। आजकल बड़े बुजुर्गों की सेवा करना तो बेटे बहू के लिए बोझ बन गया है। देखो तो कैसे मचल रही है बाहर जाने को। सास की बात सुनकर कीर्ति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मम्मी जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप और पापा जी रोज पार्क में अपने दोस्तों के साथ हंसने बोलने के लिए निकल जाते हैं। आपका बेटा भी रोज दफ्तर के लिए घर से निकल जाता है। एक मैं हूँ जिसका ना कोई संगी साथी ना कोई सहेली। जैसे आप लोग बाहर अपना मूड फ्रेश करने जाते हो ना, मेरा भी तो मन करता है कभी बाहर निकलूं, दुनिया देखूं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काला पानी की सजा हो गई है। इस घर की 4 दीवारी जेल बन गई है मेरे लिए। देख लो करण के पापा, यही संस्कार है आजकल की बहुओं के। जरा सी बात क्या कह दी, बहू ने बातें सुना दी। जिसको जाना हो जाए भाई, बस खाना बना कर रख देना। मेरे तो पैरों से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है। अब कुछ देर में कमला आती होगी दोपहर का खाना बनाने के लिए। हाँ, तो तुम तो रात को 10 बजे से पहले घर में घुसने से रहे। हम क्या भूखे बैठे रहेंगे यहाँ? रात के लिए भी पुलाव बना कर रख जा, ठंडी रोटियाँ हमसे नहीं खाई जाएंगी। सास की बातें सुनकर कीर्ति मन ही मन सारे कामों की लिस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। सबसे पहले मैं पार्लर जाकर थोड़ा अपना हुलिया सुधार लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को रेडी कर दूँगी। बाकी दोपहर के काम जैसे बर्तन और खाना बनाने के लिए तो कमला आएगी ही। उसी से बोलकर रात के लिए मम्मी जी का पुलाव भी बनवा लूँगी। कीर्ति तेज़ी से घर के नज़दीक बने पार्लर में जाकर आईब्रो, वैक्सिंग और हेयर कट करा लेती है। दीदी, आपके हाथ तो बहुत ड्राई हो रखे हैं, आप मैनिक्योर करा लो ना। अरे दिन भर तो काम के चक्कर में पानी में ही हाथ रहता है, ड्राई तो होना ही है। दीदी आप बस 20 मिनट दे दो, देखना आपके हाथ ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। और थोड़ा नेल आर्ट करा लो, भैया के साथ बाहर जा रही हो। आजकल की लड़कियां देखो कैसे मेंटेन रहती है। अब क्या बताएं, या तो घर को मेंटेन कर लो या खुद को। 2 बच्चे, सास ससुर और घर संभालते संभालते ही दिन बीत जाता है। वो तो शुक्र है कि दोपहर का खाना बनाने के लिए मेड आती है। चलो, फिर तो दिन में आराम मिल जाता होगा ना आपको। अरे मैं बच्चों को लेने जाती हूँ ना, इसीलिए तो दोपहर के लिए मेड लगाई है। मम्मी जी कहती हैं स्कूल बस पर उनको भरोसा नहीं है, तो दोनों बच्चों को स्कूल लाने छोड़ने का काम भी तो मेरा ही है। बातें करते करते थोड़ी देर में कीर्ति का काम खत्म हो जाता है और वो इठलाती हुई घर पहुंच जाती है। आखिर इतने पापड़ बेलने के बाद कीर्ति को बाहर जाने का मौका मिल रहा था। तो क्या लगता है आपको, कीर्ति घूमने जा पाएगी या आज भी उसके सपने अधूरे रह जाएंगे? दिव्या अपनी सास के मोटापे से बहुत दुखी थी। उसकी सास बहुत ज्यादा मोटी होने के कारण कोई काम नहीं करती थी और सारा दिन बैठे बैठे दिव्या पर ऑर्डर चलाती रहती थी। अरे बहू, जरा मेरे लिए 1 गिलास पानी तो ला दे। जी अभी लेकर आती हूँ। और सुन बहू, वहाँ टेबल पर मेरा फोन रखा है, जरा वो भी उठा कर दे दे। मम्मी जी, टेबल तो आपके बेड के एकदम पास है, फोन तो खुद भी उठा सकती है ना। अरे बहू, तू तो जानती है भारी शरीर के कारण मुझसे उठा बैठा नहीं जाता। अरे दे देना उठा कर। ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए। अपनी सास को पानी और मोबाइल फोन देने के बाद दिव्या नाराज होते हुए अपने कमरे में आती है। वहां पर दिव्या का पति उसे गुस्से में देखकर पूछता है, क्या हुआ दिव्या, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तुम्हारी माँ से ना मैं पूरी तरह परेशान हो चुकी हूँ। कितना वजन बढ़ा रखा है अपने शरीर का, सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती है। अरे दिव्या, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? वो मेरी माँ है और तुम्हारी सास, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। क्या सोच समझ कर बोलूं मैं वैभव, मैं भी इंसान हूँ ना। सारा दिन वो बैठकर मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे आवाज देती रहती हैं। मैं जानता हूँ माँ बहुत आलसी है, वो कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहती और इसीलिए उनके शरीर का वजन इतना बढ़ चुका है। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शरीर का बढ़ा हुआ वजन माँ जी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, आपको उन्हें समझाना चाहिए। अरे कितनी बार समझाता हूँ दिव्या, देखा है ना तुमने, लेकिन क्या करूँ, माँ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। और फिर अगले दिन शाम को, अरे भाई भव बेटा,
बाजार जा रहे हो तो एक काम करना, लौटते में कुछ गर्मा गर्म समोसे ले आना। अरे भाई इतना अच्छा मौसम है, मेरा तो समोसे खाने का मन कर रहा है। माँ जी, आप जानती है ना कि आपका वजन पहले ही इतना बढ़ चुका है, समोसे खाएंगी तो और नुकसान करेगा। अरे कैसी बहू है मेरी, मेरे खाने पीने पर रोक लगाती रहती है। अरे नहीं खाने तुम्हारे समोसे, जाओ। अरे माँ, दिव्या का कहने का यह मतलब नहीं था, वो तो बस आपकी सेहत को लेकर परेशान है माँ। अरे सब समझती हूँ मैं, तू भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा है। अरे नहीं चाहिए मुझे समोसे, खुश। ऐसी बात नहीं है माँ, ठीक है मैं आपके लिए समोसे लेकर आ जाऊंगा बस। अच्छा सुन, वो हरी वाली चटनी ना थोड़ी ज्यादा लाना, मुझे बहुत पसंद है। ये सारी चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है मम्मी जी। वैसे माँ, दिव्या कह तो सही रही है, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हैं। अरे बचपन में जब तुम मुझसे कुछ मांगते थे तो मैं तुम्हें एक बार में ही दिला देती थी। अरे कैसे बेटे हो, अपनी माँ की समोसे खाने की इच्छा तक पूरी नहीं कर सकते। अरे माँ, आपको किसने मना किया है समोसे खाने से? हम तो बस आपके वजन की वजह से परेशान है माँ। अरे तो इस उम्र में कौन सा मुझे मॉडलिंग करने जाना है जो मैं अपना वजन कम करूं? माँ, आपको वजन इसलिए कम नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको मॉडलिंग करने जाना है, बल्कि इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि इतने वजन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अरे बीमारियां हो मेरे दुश्मनों को, मुझे कोई बीमारी नहीं होने वाली। अच्छा खाने पीने से, खुश रहने से सब कुछ सही रहता है। हाँ। दिव्या की अपनी सास के आगे एक नहीं चलती थी। वो अपने खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी। दिव्या हर रोज इस बात को लेकर परेशान होती, लेकिन उसकी सास को जैसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ, मैं और दिव्या एक सप्ताह के लिए बाहर घूमने जाना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन अगर दिव्या को तुम साथ लेकर चले जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? तुम तो जानते हो ना, मुझसे घर का काम नहीं होता। अरे मम्मी जी, तो क्या मैं घूमने भी ना जाऊं? अच्छा ठीक है, तुम्हें घूमने जाना है तो तुम जाओ, मैं सारे काम नौकरानी से करवा लूंगी। मम्मी जी, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, आपको थोड़ा सा काम खुद से भी करना चाहिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें घूमने जाना है, जाओ, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है मुझे। दिव्या और वैभव के जाने के बाद दिव्या की सास नई नौकरानी को ढूंढना शुरू कर देती है और फिर एक दिन घर के बाहर से निकल रही एक औरत से पूछती है, अरे सुनो तो, मुझे घर में काम करने वाली एक नौकरानी चाहिए थी, क्या तुम किसी को जानती हो? अरे किसी और की क्या जरूरत है, मैं खुद ही आपके घर का काम कर दूंगी। बताइए कितने लोगों का काम करना है? अरे कितने लोग नहीं, अकेली हूँ मैं बस। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या क्या काम करने हैं? सारे काम करने हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, अरे जो भी घर के काम होते ना, सारे काम, समझी? ठीक है, मैं सारे काम कर दूंगी, लेकिन पैसे भी लगेंगे। हाँ। अरे तो मैं कौन सा तुमसे मुफ्त में काम करवा रही हूँ, जब मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा सारे पैसे दे दूंगी, और तुम ना आज से ही काम शुरू कर दो। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आज से ही काम करना शुरू कर देती हूँ, चलिए। अच्छा सुनो, जरा पंखे का बटन तो दबा देना। ठीक है। थोड़ी देर बाद, अरे सुनो तो, मुझे नहाने जाना है, जरा बाथरूम में जाकर गीजर तो चला दो। अजीब औरत है, इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी मुझे कह रही है। अरे ठीक है मालकिन, अब आज का सारा काम हो गया है, चलती हूँ मैं। अच्छा सुनो, जाते वक्त ना दरवाजा बंद कर देना। मालकिन, दरवाजा तो आप अंदर से बंद करेंगी ना, घर में अकेली हैं आप। अरे अब कौन उठ कर आएगा, दरवाजा बंद करेगा? अरे वैसे ही बंद करके चली जाओ ना। कमाल की आलसी औरत है, इसका कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। अगले दिन नौकरानी अपने साथ एक औरत को लेकर आती है। अरे मैंने तुम्हें अकेले काम पर रखा था, अब ये कौन है? मैं इसे नहीं पगार देने वाली। अरे मालकिन, आप तो बेकार में ही गुस्सा कर रही हैं।
अब आप इतने आलसी हैं कि आपको सब चीज़ अपने हाथ में चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को साथ ले आती हूँ। तुम्हारी बहन? लेकिन वो क्या करेगी, उसका यहाँ क्या काम? आप जो सारा दिन छोटी छोटी चीजें उठा उठा कर लाने के लिए कहती रहती हैं ना, ये बस आपकी वही छोटे मोटे काम कर देगी। बाकी सारे काम मैं निपटा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही हूँ। अपनी बहन को कहना मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाए। जी जी बिल्कुल, अभी लेकर आएगी वो। दिव्या की सास कमरे में जाती है और उसके बाद, अरे जल्दी कर, ये आलसी औरत एक जगह बैठ जाती है तो पूरा दिन नहीं उठती। जो भी कीमती सामान नजर आ रहा है उसे अपने थैले में भर ले। पहले उस आलसी औरत को चाय तो बना दो, उसके बाद वो चाय पीने में मस्त हो जाएगी और हम अपना काम कर लेंगे। इसके बाद नौकरानी की बहन जल्दी से दिव्या की सास को चाय देकर जो भी कीमती सामान नजर आता है उसे थैले में भर लेती है। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है। अपनी आलस के चलते दिव्या की सास ने ये तक नहीं देखा कि उसके घर से कुछ कीमती सामान गायब हो रहा है। अगले दिन जब दिव्या और वैभव लौटकर घर आते हैं, अरे मम्मी जी, ये क्या, घर का मेन दरवाजा खुला पड़ा है और आप यहाँ आराम से बैठी हैं? अरे तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक नौकरानी को काम पर रखा था, वो बस आती ही होगी। अब कौन बार बार उठकर दरवाजा खोले बंद करे। अरे ये क्या, घर के कमरों से कई सारा कीमती सामान गायब है, कहाँ गया सब कुछ? अब मुझे क्या पता, मैं तो सारा दिन अपने कमरे में रहती हूँ। मम्मी जी, मुझे लगता है कि आपकी आलस के चलते आपकी वो नई नौकरानी घर का सारा कीमती सामान लेकर भाग गई है। हाँ माँ, दिव्या ठीक कह रही है। घर के दूसरे कमरों में रखा हुआ काफी सारा सामान गायब है, आपने देखा भी नहीं? हाय हाय, ये क्या हो गया, मेरी आलस की वजह से मेरा घर लुट गया। हाय मम्मी जी, कम से कम आपको उठकर एक बार देखना तो चाहिए था कि वो नौकरानी सफाई के बहाने हमारे घर में क्या कर रही थी। अब मैं क्या करूं, एक तो मेरा भारी शरीर, ऊपर से आलस। देखा माँ, इसीलिए मैं और दिव्या आपको हमेशा कहते रहते थे कि आपको अपने आलस को कम करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।